बहुत बढ़िया है। बिल्कुल दुरुस्त। सर्दी में खांसी जुकाम से बच रहे हैं जी। सर्दी लगती है नहीं, राजनीति की गर्मी इसी वो है। राजनीति वालों को तो सर्दी लगती ही नहीं। अच्छा, फिर एक मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष का मामला भी चला हुआ है कि कौन बनेंगे। नाम तो ऊपर आपका ही है, ऐसा नाम तो है ना जी। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में 45 लाख सदस्य बने हैं और 43,000 जो है सक्रिय सदस्य बने हैं। सक्रिय सदस्य में तो कोई भी बन सकता है। 43,000 लोगों की सूची है। अमित शाह जी भी एक बार ये कहूँ थे अखिलेश जी को, भाई हम तो सामने बना दो। हाँ ये तो बीजेपी ने इतने लाखों में से सोचना पड़ा। उतने लाखों में से हजारों में से सोचना पड़ता है जी। सर, आज का जो सवाल है बांग्लादेश के ऊपर चल रहा है। बांग्लादेश में इतने लड़ाई जैसा माहौल है, बांग्लादेशी हिंदू वहाँ पे मारे जा रहे हैं। आम जनता ये सोच रही है कि भाई बीजेपी जहाँ पे हिंदुत्व की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, तो उस मुद्दे पे चुप क्यों बैठी है? बिल्कुल चुप नहीं बैठी है। और भारत सरकार की भी और हमारे पार्टी के नेताओं की भी पूरी नज़र है और हर गतिविधि पर नज़र है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदायी घटना है। और सनातन को मानने वाले लोग दुनिया के किसी भी देश में हैं, वो शांति के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इस प्रकार से धर्म के आधार पर भेदभाव रखने का काम करते हैं। और हमारी पार्टी तो ऐसी है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये कोई नारा नहीं है हमारा, ये हमारा संकल्प है। हम उसी पर काम करते हैं और किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर कहीं भी किसी के साथ अन्याय ना हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी पूरी नज़र है उस पर। और अपने पूरे भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी देश में रहता है। आपने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था जी। किस प्रकार से हम अपने स्टूडेंटों को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मंत्रियों की, केंद्र के मंत्रियों की ड्यूटी लगी, अलग अलग देशों में जाके रुके, वहाँ से बच्चों को सुरक्षित लेके भारत में आए। और वो ऐसा दौर था कि तिरंगे को हाथ में लेके जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है उसके बच्चे भी, उनके नागरिक भी तिरंगे को हाथ में लेके वहाँ से सुरक्षित आए। हमारा देश तो इस प्रकार का देश है। या फिर क्योंकि जनता है भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोचा है, या फिर भाजपा इस तरीके से भी सोचा है अगर वहाँ के हिंदू हैं क्योंकि उनको वहाँ रहना पसंद था, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अगर इंडिया के हिंदू तो या इंडिया की जनता होती है उनके साथ ऐसा होता तब हम कुछ स्ट्रांगली कर पाते। अब उन हिंदुओं को वहाँ रहना पसंद था तो हम ज़्यादा ना बोल सकते। ऐसी कोई सोच नहीं होती। हर आदमी की अपनी मर्जी से हर जगह रहता है और ये बात नहीं है कि भाई वहाँ रह रहे हैं तो उनके बारे में अच्छा नहीं सोचे, उनके बारे में और अच्छा सोचेंगे। यहाँ तो हैं बहुसंख्यक हैं, यहाँ तो फिर भी सब सुरक्षित है। लेकिन यहाँ बहुसंख्यक में भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देते हैं। यहाँ के कुछ हिंदू ऐसे मिल जाएंगे, वो दूसरी भाषा बोलते हुए भी मिलेंगे, तो वो तो अपनी सोच है। लेकिन आज हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों का संज्ञान लिया है और किसी भी प्रकार की परेशानी जो बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं उनको नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी वोट चोर गद्दी छोड़ बहुत बड़ा नारा निकल के आया। आप तो वंदे मातरम पे जिरह करते रहे, वहाँ पे वोट चोर गद्दी छोड़ की जिरह चलती रही। इन दोनों को आप कैसे देखेंगे? आप कहते रहे वंदे मातरम बोलो, आप वो कहते रहे वोट चोर गद्दी छोड़, ये दोनों का सामंजस्य कैसे आप देख पा रहे हैं? भाई हाँ, हमारा अलग एलिगेशन था, वो अलग चीज़ पे चले हुए हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं वो तब भी शोर करते हैं, जब हम वंदे मातरम बोलते हैं वो तब भी शोर करते हैं, जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं वो तब भी शोर करते हैं। शोर करने की उनकी आदत बन चुकी है और वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया सत्ता से बाहर है। और भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, कांग्रेस का तो 15 वर्ष का वनवास हो गया। वो बहुत दुखी हैं, वो वनवास को काट नहीं सकते। और कांग्रेस के लोग बगैर सत्ता के तो तड़पते हैं, जैसे बगैर जल के मछली तड़पती है, आज वो तड़प रहे हैं। अब लोकतंत्र की मर्यादा का वो पालन नहीं करते हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करते हैं। और सबसे पहले तो जब भारत में आज़ादी के बाद पहली सरकार बनने का टाइम हुआ और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो 28 वोट मिली थी और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिली थी। तो वोट चोरी तो उन्होंने वहाँ से शुरू कर दी थी। उसके बाद जब
आपने देखा है 4 सरकारें हमारी तोड़ी थी। 4 सरकारें जो लोकतंत्र की मर्यादा से चुनी हुई सरकार हमारी तोड़ी थी। बीजेपी की 4 प्रांतों में सरकार थी, वो उन्होंने तो सरकार की सरकार चोरी करी है। और अब तो जनता ने मन बना लिया, अब तो कांग्रेस ही चोरी हो जाएगी, देश से कांग्रेस का नाम खत्म हो जाएगा। जो दिल्ली की जनता ने संदेश दिया, 0 पे आउट करने का काम किया है। अब आगे आगे अब की बार तो ये सारा लेके 6 आ गए बिहार के अंदर। और यहाँ हरियाणा में भी ऐसा हुआ था एक बार, कांग्रेस पार्टी के कुल 5 आए थे, 4 कांधियार, एक वो पानी देने वाला। अब की बार बिहार में 6 आए हैं। आगे आने वाले इसी तरीके से अगर कांग्रेस चलती रही और कांग्रेस का 0 पे आउट होनी है, कांग्रेस समाप्त हो जानी है। और कांग्रेस ने जो पाप किया है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार किए, जीप घोटाले से कांग्रेस शुरू हुई थी जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसके बाद LIC घोटाला हुआ, और उसके बाद 2G 3G और ज़मीन को भी घोटाले, आसमान के भी घोटाले, मतलब हर फाइल में घोटाले। उस घोटाले से तंग होके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से हैं। और 2014 के बाद इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। कई दफ़े तो वो कागज़ के जहाज़ बना के यहाँ GT रोड पे भी चलाने का काम किया था, साइकिल यात्राएं करी थी। लेकिन वो झूठे आरोप थे, जनता ने देख लिया है। 2014 के बाद सरकारी पैसे का कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ, कोई देश में घोटाला नहीं हुआ। जहाँ हमारी सरकारें हैं बिल्कुल कोई घोटाला नहीं। जो योजना का पैसा है वो योजना में लगता है, भ्रष्टाचार की बेट नहीं चढ़ता। 0 टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है, और इसी प्रकार से सरकार चलती रहेगी। अब तो 2047 का मन बना लिया लोगों ने। अब तो लोग बोलते हैं, आप हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, अब तो लोग बोलते हैं कि जब तक विकसित राष्ट्र ये देश नहीं बनेगा, बीजेपी की सरकार नॉन स्टॉप चलेगी, कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने प्रियंका गांधी का एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम पे जितनी आपने चर्चा करनी है करते रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे जो एलिगेशन लगाने हैं लगाते रहें। आप 20 घंटे 40 घंटे 100 घंटे आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बावजूद हरियाणा के अंदर विधानसभा में हमने देखा जस्सी पेटवाड़ है या विपक्ष के जो बलराम सिंह दांगी है, उनको भी निकाल दिया गया इस चर्चा के दौरान। तो ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, मतलब वो चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है जो वो चाह रहे हैं, या आप जो चाह रहे हैं वही होनी चाहिए, मतलब वो किस तरीके से देखते हैं? जो भी चर्चा है, जो मुद्दा लेके आए जी, वो है विश्वास प्रस्ताव लेके आए जी, तो है विश्वास प्रस्ताव लेके फिर सदन से बाहर क्यों गए? चर्चा करो ना, किस लिए लेके आए हैं, चर्चा करो ना। जब एक विधानसभा चलती है तो विधायक की जिम्मेवारी है ना अपनी विधानसभा की विकास की योजनाओं की बात करें, उसकी विधानसभा की जो डिमांड है जनता की वो वहाँ रखे। वो वहाँ रखते ही नहीं, वहाँ तो शोर करना और सदन से भाग जाना। और चुनाव सुधार के लिए वो लेके आए, उस पर कोई चर्चा नहीं करी, फिर भाग गए। जब भी कोई बात होती है, वंदे मातरम की बात आई तब भी वो सदन से आउट हो गए। तो जब भी कोई मुद्दा होता है, वो देश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे किसी योजनाओं पर चर्चा करनी हो, हर बात में वो भागने का काम करते हैं और सदन में आउट हो जाते हैं। सदन से बाहर निकल के मीडिया के सामने बयानबाजी करते हैं, सदन में कुछ बोलते नहीं है। संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, क्या बीजेपी अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेगी कि वो ठीक है, या अपने आप को संघ अलग है बीजेपी अलग है, या ये मानते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे संघ के 100 वर्ष होने पर? संघ का शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चले हैं जी। और संघ के स्वयंसेवक बहुत सारी फील्ड के अंदर है। संघ के स्वयंसेवक राजनीति के क्षेत्र में भी है, संघ के स्वयंसेवक सामाजिक कार्यों में भी लगे हैं। आप भी संघी हैं क्या? मैं स्वयंसेवक हूँ जी, ओके। मैं संघ का स्वयंसेवक पहले हूँ, बाद में राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ता हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। ये जो संघ का स्वयंसेवक, सरकार नाराज ना हो जाए इस बात से। आज देश के 2 प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री और आज वर्तमान के प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं। आज सरकार में कितने मंत्री स्वयंसेवक हैं, कितने MLA MP हैं, कितने चेयरमैन हैं, कितने लोग कितने फील्ड में लगे हुए हैं। आज संघ की विचारधारा से जुड़े हुए जो हमारे विचार परिवार के संगठन हैं, विचार परिवार के बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारी अलग अलग दिशा में काम करते हैं, सब जगह काम करते हैं। आज संघ का स्वयंसेवक
सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, हर जगह मिलेगा। सिर्फ 2 सवाल छोटे छोटे जवाब जानना चाहूँगा। अभी खैर प्रदेश अध्यक्ष पर वार्ता चली हुई है कि पता नहीं कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, क्या इस दौरान कुछ और भी बड़ा भाजपा करने वाली है जो नई दिशा की तरफ हरियाणा में कुछ जाए, या अभी थोड़ा सा स्थिर है कि ना अभी वेट करेंगे अध्यक्ष जो बनेगा फिर कुछ सोचेंगे, या उससे पहले कुछ बड़ा होने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होता है जी, उस फैसले से पहले कोई कुछ बता नहीं सकता। ठीक है। वो जब फैसला होगा तभी कुछ बताएंगे, जब फैसला होगा आपको जानकारी मिलेगी। तो कुछ हरियाणा में कुछ बड़ी चीज आने वाली है, कुछ ऐसा अनुमान है कि भी हाँ हम ऐसा कुछ बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बड़ा सोचती है और बड़े के लिए हम काम कर रहे हैं और बड़ा ही होगा। हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। परिसीमन क्या तैयार हो चुका है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है वन इलेक्शन जो है, अभी तो जनता का भावनाएं हैं, जनता की भावनाएं हैं और जनता की भावनाएं हर जगह प्रकट हो रही हैं। आप कहीं भी जाएंगे, पूरे देश में कहीं भी जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, लोग चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वो प्रस्ताव करके राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और सब अपना विचार पर। आज देश का 80% मतदाता हो, नागरिक हो, 80% मतदाता मन बना चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए ज़रूरी है, देश की मजबूती के लिए ज़रूरी है और उस पर देश आगे बढ़ रहा है। क्या 27 से 28 तक इलेक्शन होने की उम्मीद है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या ऐसा नहीं, कुछ है? नहीं ऐसा कुछ तो समय से पहले कोई बता नहीं सकता। जब समय आएगा। हल्की सी स्माइल है, कुछ छुपा रहे हैं आप? नहीं, सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है जी। 2029 के चुनाव, उससे पहले की चुनाव की कौन बता सकता है? मतलब अच्छा, जो चीज़ है ही नहीं, आप पर्सन ऐसा पूछ रहे हो। अच्छा, जो अभी सोनीपत में इलेक्शन होने हैं या वार्डबंदी होनी थी वो शायद हो चुकी है, लेकिन क्या अभी ये कब तक हो जाएंगे इलेक्शन, कुछ ऐसी उम्मीद? वार्डबंदी हो चुकी है और चुनावी प्रक्रिया जो उससे चुनाव की प्रक्रिया से पहले जो ज़रूरी काम करने हैं, वार्डबंदी है और वोटर लिस्ट का है। मुझे लगता है कि सोमवार मंगल तक वोटर लिस्ट आ जाएगी और जैसे वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। और 3 निगमों के चुनाव हैं, 2 परिषदों के चुनाव हैं, 4 नगर पालिकाओं के। बहुत बड़ा चुनाव तो है नहीं, निकाय का चुनाव है और कम संख्या का है, तो मेरे को लगता है समय पर होगा। जैसे 22 जिले थे, 23 वहाँ हासिल बना दिया गया, क्या अभी 1-2 जिला और की जल्दी उम्मीद है कि कौन सा बन सकता है? मैं बताता रहूँ, आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो समय पर सब चीज़ें होंगी। अब 23वां जिला कितने दिन के बाद बना है? ठीक बात है। आगे भी जिले बनेंगे और भी जिले बनेंगे, वो प्रक्रिया में है और जो एक सरकार की प्रक्रिया है काम करने की, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह जी का कार्यक्रम था यहाँ पे बाल दिवस पर, वहाँ से कोई नई चीज़ जो आप जनता को देना चाहें, बताना चाहें, जो अभी तक कोई ऐसी क्लियरफाई ना हुई हो? वीर बाल दिवस पर देश के गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा, 10 के 10 गुरुओं की जो परंपराएं रही उस विषय को पूरा जनता के बीच में रखा। फिर जो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को 2022 से जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस बात को रखा। और ये सबके लिए है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है। वीर बाल दिवस का इतिहास सब तक पहुँचे और वीर बाल दिवस के जो बहुत बड़ा बलिदान है और जिस प्रकार से जो दाह संस्कार की प्रक्रिया हुई थी, आज तक के इतिहास में दुनिया के सबसे महंगी ज़मीन वो है जहाँ पर जोरावर सिंह जी का और फतेह सिंह जी का जो दाह संस्कार हुआ था और जिस प्रकार से मोहरों को खड़ी करने के बाद वहाँ पर इजाज़त उस प्रक्रिया को पूरा करने की मिली थी। उस समय के मुग़ल शासकों का जो अत्याचार था वो पूरे देश में आज जा रहा है और इस माध्यम से वीर बाल दिवस हमारे देश को, युवाओं को नई शक्ति देने वाला एक कार्यक्रम है, जिससे हमारे युवा राष्ट्रभक्त और देशभक्त बनेंगे। नया साल 2026 शुरू होने वाला है, कोई नया मैसेज? अंतिम सवाल। नया वर्ष सबके लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो, देश और प्रदेश में अमन शांति के साथ नया साल सबको लाभकारी रहे, इसी की कामना परमपिता परमात्मा से करते हैं।